अब स्टार्टिंग वीडियो दबा दिया। हाँ अच्छा, अब आवाज आ रही है? आवाज आ गई ना? उसमें आवाज आ गई कि नहीं? हाँ जनसुलभ पुस्तकालय का मैं आभारी हूं कि उन्होंने रघुवीर सहाय की कविता पर बोलने के लिए मुझे अवसर दिया है। आज की ये बातचीत या रघुवीर सहाय की कविता पर कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूं, उसको शुरू करने से पहले मैं एक मेरी बहुत ही प्रिय और कहना चाहिए कि इस समय बहुत जो जरूरी कविता है रघुवीर सहाय की, ये हंसो हंसो जल्दी हंसो में एक कविता है, उसको सबसे पहले पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे। कविता का शीर्षक है आने वाला खतरा। इस लज्जित और पराजित युग में कहीं से लाओ वे दिमाग जो खुशामद आदतन नहीं करता। इस लज्जित और पराजित युग में कहीं से लाओ वे दिमाग जो खुशामद आदतन नहीं करता। कहीं से ले आओ निर्धनता जो अपने बदले में कुछ नहीं मांगती, और उसे एक बार आंख से आंख मिलाने दो। जल्दी कर डालो, जल्दी कर डालो कि फलने फूलने वाले हैं लोग। औरतें पिएंगी, आदमी खाएंगे रमेश। एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश। क्रोध होगा पर विरोध न होगा, क्रोध होगा पर विरोध न होगा। अर्जियों के सिवाय रमेश खतरा होगा, और खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश। खतरा होगा, खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश। तो ये कविता थी रघुवीर सहाय की। इस समय जब खतरा बढ़ रहा है, लोकतंत्र पर जब चारों ओर से नए संकट बढ़ रहे हैं, संविधान खतरे में है, तब रघुवीर सहाय की कविता को नए सिरे से पढ़ना और उसका पुनर्पाठ करना बहुत जरूरी हो गया है। मुझे लगता है कि हमें इस समय का जो राजनीतिक सामाजिक वातावरण है, उसमें बार बार रघुवीर सहाय का पाठ करना चाहिए। हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि मनमोहन ने लिखा है कि रघुवीर सहाय के रचनाशील व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी शायद उनकी संपन्न और आत्म प्रबुद्ध जनतांत्रिक संवेदनशीलता ही थी। मनमोहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध रघुवीर सहाय पर है, उसी का ये अंश है। मनमोहन का मत है कि रघुवीर सहाय ने इन जनतांत्रिक आदर्शों को एक कहावत की तरह नहीं प्राप्त कर लिया था, बल्कि इसे बार बार खोजते, बरतते और बदलते हुए अर्जित किया था। यानी ये प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि उसे अर्जित किया गया। हमेशा हर एक को अपने जनतांत्रिक मूल्यों को, अपने आदर्शों को स्वयं अर्जित करना होता है, जैसा कि रघुवीर सहाय ने किया। रघुवीर सहाय को पढ़ते हुए सभी विजय कुमार की इस बात से सहमत हो सकते हैं कि उन्होंने कविता के रूढ़ हो चुके बहुत कवितामय ढांचे से
जिस प्रकार सीधी, प्रत्यक्ष और एक हद तक अकाव्यात्मक लगने वाली सच्चाइयों से तोड़ा था, अब वे समकालीन हिंदी कविता के लिए एक प्रस्थान बिंदु बन चुका है। बाद की जो खास तौर से कविताएं हैं, जो सीढ़ियों पर धूप में के बाद का जो विकास है, आत्महत्या के विरुद्ध से लेकर लोग भूल गए हैं तक, और बल्कि उसके भी बाद तक, तो उसमें लगातार ये बात बहुत सारे लोग कहते रहे कि वो बहुत धीरे धीरे अकाव्यात्मक होती गई। पर इसे विजय कुमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरह देखते हैं और वो मानते हैं कि ये जो रूढ़ धारणाएं कविता के बारे में बन जाती हैं, उसको रघुवीर सहाय तोड़ते हैं। विजय कुमार ये भी मानते हैं कि 60 के दशक में जिस तरह नेहरू युग से मोहभंग की अवधारणा के चलते व्यवस्था को एक अमूर्त प्रत्यय में बदल दिया गया, उसके बरक्स रघुवीर सहाय सत्ता की संस्कृति की शिनाख्त करते हैं। वो उसे अमूर्त प्रत्यय की तरह नहीं देखते, बल्कि उसकी शिनाख्त करते हैं, उसके अंदर जाते हैं और उसको टटोलने का काम करते हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के समाजशास्त्र को व्याख्यायित करता है, कहा जा सकता है कि रघुवीर सहाय की कविताएं स्वतंत्रता के बाद के दशकों के समूचे भारतीय परिवेश के समाजशास्त्र की व्याख्या करती हैं। इसलिए भी शायद रघुवीर सहाय को पढ़ना आवश्यक है कि हम स्वतंत्रता के बाद की का जो भारतीय परिवेश है, भारतीय समाज का जो परिवेश है, उसे जानने के लिए जिन लोगों के पास जाना होता है, उसमें रघुवीर सहाय की कविताएं एक बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि कविताएं नहीं, मुझे तो लगता है कि उनका पूरा साहित्य, उनकी गद्य, उनकी टिप्पणियाँ, खासतौर से उनके राजनीतिक निबंध, और बल्कि हमेशा होता है कि कवियों की कहानी पर अक्सर हम कम बात करते हैं। रघुवीर सहाय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी हैं और उनका भी कहीं ना कहीं अध्ययन किए जाने की जरूरत है और उसे अलग से देखे जाने की जरूरत है। विजय कुमार की ही तरह अरुण कमल भी मानते हैं कि रघुवीर सहाय कविता की बनी बनाई धारणा को तोड़ते हैं। अरुण इसमें यह भी जोड़ते हैं कि इसीलिए कविता की एक नई वास्तविक धारणा को वो संगठित भी करते हैं, यानी वो सिर्फ तोड़ते ही नहीं है, बल्कि एक नई धारणा को कहीं ना कहीं निर्मित भी करते हैं, संगठित भी करते हैं। अरुण कमल का मत है कि रघुवीर सहाय की कविता जीवन से जूझने से उत्पन्न कविता है, जो जीवन के संघर्ष हैं उनसे जूझने की कविता है। ये कविता आसानी के विरुद्ध है, ये आसान कविता नहीं है। इसलिए शायद इसीलिए शमशेर ने कहीं कहा था कि वो एक निरस्त करने वाली सादगी है उसमें, जो आपको मतलब निरस्त कर देती है, आपके सारे हथियार छीन लेती है, और संकोच का दामन थामी हुई एक साहसिकता है। उसमें संकोच तो है, पर वो संकोच के साथ साहसिक भी है। तो ये बात कहीं ना कहीं रघुवीर सहाय की कविता को जो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने ढंग से देखा है, उससे एक धारणा बनती है और उससे एक बात कहीं ना कहीं निकल कर आती है कि रघुवीर सहाय की कविता की को जब हम देखें तो हम सिर्फ उसमें जो कहा जा रहा है उसी को नहीं देखें, उसे कैसे कहा जा रहा है, उसकी बनावट क्या है, उसका शिल्प क्या है, उसकी भाषा के व्यवहार क्या है, इन सब बातों को देखें। मुझे लगता है कि वाक्य जो है रघुवीर सहाय की कविता के में सबसे पहले हमारा ध्यान खींचता है। रघुवीर सहाय की कविता का जो वाक्य है
वो साधारण वाक्य नहीं है। जैसे सामान्य वाक्य होता है वो ऐसा वाक्य नहीं है। उसे बहुत सपाटे में नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे शमशेर के गद्य के बारे में कभी रामविलास शर्मा ने कहा था कि उसे बहुत तेजी से नहीं पढ़ सकते, उसे ठहर कर पढ़ना होता है, उसे धैर्य के साथ पढ़ना होता है। मुझे लगता है रघुवीर सहाय को भी पढ़ते हुए, रघुवीर सहाय की कविता का वाक्य पढ़ते हुए बहुत रुक कर, बहुत धैर्य के साथ पढ़ना होता है। वे बिंब के विरुद्ध नहीं, उसके बरक्स रखा गया है। ये वाक्य की पुनर्प्रतिष्ठा है। इस वाक्य में हमारी पूर्ववर्ती कविता की स्मृति भी है और रघुवीर सहाय की अपनी एकदम अपनी निजता भी, यानी वो उनका खुद का निजी वाक्य जो उनने अर्जित किया है या जिसे उनने रचा है। अब ये अब ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि वो पहले था। हमारे समय के संकट ने और कवि के चेतस हस्तक्षेप ने ऐसा कुछ किया है कि उसके तार अपनी पूर्ववर्ती कविता से जगह जगह जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। वो सिर्फ कोई एक परंपरा को ढोने वाली गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक परंपरा का निरंतर आगे बढ़ता हुआ कारवा नहीं है। उसमें के तार जुड़े हैं, लेकिन वो तार जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। ये कोई चौंकाऊ अजूबा नहीं। भारतीय काव्य शास्त्र ने तो, जिन लोगों ने भर्तृहरि का वाक्यपदियम पढ़ा होगा वो जानते हैं कि वाक्यपदियम में कहा गया है कि संपूर्ण काव्य ही एक महावाक्य है। उसमें काव्य की एक बड़ी प्रतिष्ठा वो शब्द को नहीं, वाक्य को महत्वपूर्ण मानता है। तो संपूर्ण काव्य को ही एक महावाक्य कहा है। रघुवीर सहाय में उनका वाक्यार्थ ही अभिनीत नहीं होता, उसे लिखे जाने के ढंग भी नाट्य की सृष्टि करते हैं। ये एक धारणा है जो कविता के वाक्य के संदर्भ में, तो उसमें सिर्फ उसका जो वाक्यार्थ है वो नहीं, बल्कि उसे कैसे लिखा गया है, उसकी बनक क्या है, वो भी उसमें एक तरह की नाट्य की सृष्टि करता है। वो एक नाटकीय पन लिए हुए है। रघुवीर सहाय का वाक्य बांकपन लिए हुए है। प्रवाह में पढ़ने में वे सायास असुविधा पैदा करता है। उसमें संवादी और विवादी पद दोनों आपस में गुथे हुए हैं। उसकी लय और उसका संगीत भिन्न है। ये एक सरल सांगीतिक लय नहीं है जो विचार और अर्थ को डुबाकर केवल संगीत को प्रमुख बना देती है। नागार्जुन के शब्दों में कहें, नागार्जुन अक्सर कहा करते थे कि नागार्जुन के शब्दों में कहें कि जो कानों को मधुर लगती है और चेतना को ठग लेती है। तो ये ऐसा संगीत नहीं है जो कानों को इतना मधुर लगे कि हमारी चेतना को ठग ले। रघुवीर सहाय का जो संगीत है उस वाक्य का या उस कविता का, वो हमें चेतस बनाता है, कहीं ना कहीं हमें रोकता है और हमें इस तरह ठगे जाने से रोकता है। रघुवीर सहाय की कविता में वाक्य स्थितियों की जटिल बुनावट के साथ दो विपरीत स्थितियों और भावों को मिलाकर अधिक जटिल बनता है, अधिक नाटकीय भी हो जाता है। रघुवीर सहाय की कविता में निष्कर्ष से अधिक संचय है। वो निष्कर्षात्मक वाक्य नहीं लिखते, बहुत ज्यादा निष्कर्ष वहाँ नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे संचय भी मौजूद हैं। आलोचना से ज्यादा वहाँ विश्लेषण पर जोर है। इसलिए ये बातें बहुत सारी हम रघुवीर सहाय के वाक्य की बनावट को अगर हम समझ लें तो शायद रघुवीर सहाय की कविता के बहुत ज़्यादा करीब हम पहुँचेंगे और उसके ज़्यादा उनकी सतहों के नीचे छिपी हुई ध्वनियों को पहचानने की यानी पहचान पाएंगे। भाषा के संदर्भ में तो नहीं, पर उसके व्यवहार में मुझे लगता है कि रघुवीर सहाय
भाषा के प्रवाह को कई तरह से बार बार रोकते हैं झटके के साथ, और इस तरह उसके संगीत में संघात पैदा होता है। जब वो रुकता है तो एक तरह का संघात, एक तरह का झटका वहां पैदा होता है। ये जो संघात या झटका है, उसी से कविता में जो अर्थ है वो अभिनीत होता है, जैसे कुत्तक ने कहा था। तो वो अगर अर्थ जो अभिनीत हो रहा है, उसका जो कारण है वो कहीं ना कहीं वो व्यवधान या वो आघात या वो झटका है जो संगीत में रघुवीर सहाय पैदा करते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध जो सीढ़ियों पर धूप में के बाद उनका सबसे पहला संग्रह है, और वो इस अर्थ में भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ से रघुवीर सहाय लगभग बहुत बड़ा डिपार्चर उनकी कविता में दिखाई देता है। एकदम कविता बदलती है वहाँ पे। तो इसलिए उस संग्रह का एक पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, और उसे उसका एक बहुत अलग से महत्व रघुवीर सहाय के पूरे काव्य व्यक्तित्व को समझने में उस संग्रह का बहुत महत्व है। आत्महत्या के विरुद्ध में उन्होंने लिखा था कि आधुनिक कविता में संसार के नए संगीत का विशेष स्थान है, और वे आधुनिक संवेदना का आवश्यक अंग है। मैंने अपनी कुछ कविताओं में संगीत की खोज की है। ये रघुवीर सहाय लिख रहे हैं। जो बात हम लोक संगीत के बारे में कर रहे थे, उसी में रघुवीर सहाय का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि उनने एक तरह के संगीत की खोज की है, और वो संगीत पारंपरिक संगीत नहीं, इसे लक्ष्य किया जाना चाहिए कि वो पारंपरिक संगीत नहीं है, बल्कि एक नया संगीत है, एक आधुनिक संगीत है जिसको खोजा गया है। सहाय जी के यहाँ संगीत की लय और बात की लय एक दूसरे के विपरीत चलती है। जो बात उसमें चल रही है वो उसकी एक लय अलग है, और संगीत की एक लय अलग है। इस तरह संगीत संघात के साथ चलता है और भाषा चिंतन के साथ। तो ये दो लय एक साथ चलती है। एक ऐसा संगीत चलता है जो संघात पैदा करता है, जो बार बार झटके पैदा करता है, और दूसरी लय है जो भाषा की जो लय है उसमें चिंतन की एक लय पैदा करती है। ये विपरीतों का युग्म है, जैसे विपरीतों की एकता आप कह लें। उसी में एक प्रसिद्ध कविता बहुत बार है, उसका उदाहरण दिया गया है उन पंक्तियों का। मैं पुनः दोहराऊंगा कि कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट एक बार सही तरह। ये अद्भुत पंक्तियां उस संग्रह में हैं। आत्महत्या के विरुद्ध की ये लय हंसो जल्दी हंसो के में बदलती है। उसमें करुणा, साहस, भय और आतंक एक साथ मिलकर एक अलग रूप ग्रहण कर लेता है। क्योंकि ये जब संग्रह आया है, या इस संग्रह की कविताएं जब लिखी जा रही थी भारतीय समाज में, तब भी एक इसी तरह से लोकतंत्र के लिए एक नया संकट पैदा हुआ था। जैसा आज हम पाते हैं कि लोकतंत्र के लिए नए नए संकट पैदा हो रहे हैं, और संविधान एक तरह के खतरे की स्थिति में पहुंच गया है। उसी में जैसा मैंने अभी शुरुआत की थी उस कविता की, उसका ही एक अंश है कि एक दिन इसी तरह आएगा रमेश कि किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश, क्रोध होगा पर विरोध न होगा अर्जियों के सिवाय रमेश, खतरा होगा खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश। इन पंक्तियों को मुझे बार बार दोहराना इसलिए अच्छा लगता है कि ये बिल्कुल जो वर्तमान स्थिति है जिसमें कोई विरोध
यानी क्रोध बहुत है, पर उस लेवल का विरोध, उस स्तर का विरोध हमें नहीं देखने को मिलता, या जिसमें खतरे की घंटी भी बादशाही रखे हुए है, जो कि अब बज रही है। ये संकट की ऐसी भाषा है जो अपनी तहों को लुकाकर ही अपने को अधिक से अधिक खोलती है। ये रघुवीर सहाय की खूबी थी कि वो संकट की भाषा को इस तरह बरतते थे। इसमें अपने समय के भय को दिखाने का साहस है, आतंक को प्रकट करने का ऐसा साहस जिसे भय की मुद्रा में कहा गया है। लगता जरूर है हमें कि ये साहस नहीं है, बल्कि सारा संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो जब आया था तो इस पर बहुत सारी बहसें हुई हैं, और अक्सर उसे पढ़ते हुए लगता है जैसे एक तो कविता ही है उसमें कि हंसो कि तुम पर निगाह रखी जा रही है, तो ऐसी कविताएं उसमें थी, और लगता था जैसे ये सिर्फ भय है, पर भय नहीं है, भय की भाषा ही है। भय की भाषा में एक साहस है, जो सत्ता के विरोध में जो कहना है उसे कहने का एक साहस भय की भाषा में कहा गया है। तो इसे देखा जाना चाहिए। बहुत बार हम लोग जल्दी में बहुत सारी चीजों को मिस कर जाते हैं। ये एक किस्म की वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति की शास्त्रीय परिभाषा में ये कितनी अट सकेगी मैं नहीं जानता, मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, तो इसलिए ये जो बहुत सारी व्याकरणिक शब्दावली है उसे मैं नहीं जानता हूँ। ये एक साथ मुझे लगता है जो लोग थोड़ा सा नाटक से जुड़े हैं, रघुवीर सहाय का नाटक से बड़ा संबंध रहा है। उनने बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया है, और शेक्सपियर का के नाटक का अनुवाद किया है बर्नम वन नाम से, और भी कुछ हंगेरियन नाटकों का अनुवाद किया है, और कई नाटकों से वो जुड़े रहे। बल्कि बहुत ही दिलचस्प है कि रघुवीर सहाय ने एक ऐसा ग्रुप बनाया था जो काव्य पाठ करता था, जो यानी दूसरों की कविताओं के पाठ करता था, एक खास तरह का नाटकी पाठ करता था। तो नाटक से उनका एक बड़ा गहरा संबंध रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वक्रोक्ति है ये एक साथ ही त्रासद कामदी है और कामिक त्रासदी भी है। यानी इसे आप ट्रेजिक कॉमेडी कह सकते हैं, या कॉमेडी कॉमिक ट्रेजेडी कह सकते हैं। इसमें हमारे समाज की राजनीति का प्रहसन है जो कॉमेडी की तरह आता है, और उसके बीच मनुष्य की स्थिति त्रासदी की तरह। ये दोनों स्थितियां होती हैं। यूं भी कॉमेडी का एक बड़ा वो है कि उसमें जो पूरा प्रसंग है वो तो कॉमेडी की तरह लगता है, पर उसमें ही एक मनुष्य जो है उसकी जो स्थिति है वो एक बहुत ही ट्रेजेडी की तरह होती है, त्रासद होती है। रघुवीर सहाय के यहाँ भी आप देखें बहुत सुंदर सुंदर कविताएं हैं, और उनका हम आगे कुछ रामदास जैसी कविता है, या एक कविता है जिसमें वो पति पत्नी मिलके रात में जब बच्चे सो जाते हैं तब जागते हैं और मालपुए बना के खाना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं ढूंढी जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं जिनमें एक बहुत ही सामान्य मनुष्य की ट्रेजेडीज का एक की बहुत बड़ी महागाथा हम रघुवीर सहाय के यहाँ देखते हैं। रघुवीर सहाय का संघर्ष कुछ हद तक मुझे लगता है कि वो मुक्तिबोध की तरह है। हालांकि दोनों में बहुत अंतर भी है, ये नहीं है कि दोनों एक जैसे हैं, पर दोनों का एक संघर्ष में कहीं ना कहीं एक कॉमन एक जैसापन भी है, दोनों का मिलता जुलतापन है। हालांकि उतनी स्पष्टता के साथ वैचारिक या विचारधारात्मक नहीं है। रघुवीर सहाय का जो संघर्ष है जैसा मुक्तिबोध के यहाँ वो एक विचारधारात्मक संघर्ष भी है, उस तरह से रघुवीर सहाय का संघर्ष विचारधारात्मक नहीं है। ये संघर्ष एक प्रक्रिया के रूप में है जो लोग भूल गए हैं संग्रह तक चलता हुआ देखा जा सकता है। तो ये उसमें कुछ ऐसा वो है जो दोनों में मिलता जुलता सा दिख सकता है, पर
साथ ही वो अलग भी है। बहुत लोगों को मालूम होगा कि सप्तक में जो रघुवीर सहाय का जो कथन था वो बाद में उस कथन से कहीं अलग होते हैं। उसमें कथन था रघुवीर सहाय का कि शमशेर के कथन से मैं सहमत हूँ कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और मार्सवाद और जनता में जो हम अपनी शक्ल देखते हैं वो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाद में रघुवीर सहाय से थोड़े से इसको बदलते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन का तो कोई विकल्प नहीं है, पर अब मुझे लगता है कि बहुत सारे नए तरह से सोचने की आवश्यकता है। सहाय जी की सामाजिकता वस्तुतः एक आंतरिक सामाजिकता है और उनकी कविता की नाटकीयता इस आंतरिक सामाजिकता का आत्मीय नाट्य है। जनता के बारे में उनका कथन अक्सर इसी नाट्य का हिस्सा है। जैसा बहुत बार जनता के बारे में बहुत तरह के कथन रघुवीर सहाय की कविता में आते हैं और यहाँ तक एक बड़ा नाटकीय सब वाक्य आता है कि इससे मुझे नफरत है तक, पर वो वास्तविक नफरत के रूप में नहीं आता बल्कि एक बहुत ही नाटकीय ढंग से जिस तरह से जनता के बारे में, जैसे एक बहुत ही सुंदर कविता, बहुत छोटी सी कविता है जो लोकतंत्र के बारे में, तो उसमें भी कि प्रजातंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे। ये उन लोगों के लिए जो प्रजातंत्र को जिनने मजाक समझ लिया, प्रजातंत्र को जो लोग मजाक बना रहे हैं, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे। अब ये कहकर आप हंसे की जो टेक है उसे आप देखें और कि कौन लोग हैं ये कौन सा वर्ग है जिसे ये सारी चीज़ें एक मजाक की तरह लगती हैं। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, सबके सब हैं भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे। इस तरह की जनरलाइजेशन करने वाले जो सारे लोग हैं वो कितने यानी अमानवीय और कितने मतलब इस तरह से एक तरह के गैर डेमोक्रेट हैं, किस तरह वो मजाक उड़ाते हैं सारी जनतंत्र का। जनतंत्र का मजाक सिर्फ जनतंत्र का मजाक नहीं है, वो जनता का भी मजाक है और वो पूरे एक तरह से देश का मजाक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग गोंका को कहीं ना कहीं इंगित करते हैं रघुवीर सहाय। वे आधुनिक बौद्धिकता की कविता है। हम सभी जानते हैं कि नई कविता के समय ही इस बात पे बहुत एक बहस कहीं ना कहीं दिखाई देती थी कि उसमें एक तरह की बौद्धिकता का आग्रह बढ़ा और रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये 5 कवि जो थे ये नई कविता के लगभग उत्तरार्ध में आते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे रघुवीर सहाय की टिप्पणियां हैं जो जहां वो नई कविता का विरोध भी करते हैं। नई कविता से वो सहमत नहीं है, नई कविता से बहुत जगह पे वो असहमत होते हैं। तो भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य था जो 55 और 60 के बीच में कहीं बदल रहा था, जिसमें नेहरू का जो ओरा था, नेहरू का जो वैभव था वो कहीं छींच रहा था और एक नया तरह का राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। रघुवीर सहाय और ये 5 कवि लगभग उस पीरियड में आते हैं और इसलिए उनमें जो आधुनिकता के प्रति जो आग्रह है वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि मुक्तिबोध या ज्ञ जैसे नई कविता के जो शुरू के दौर के कवि हैं जो आज़ादी के तत्काल बाद आए, उनसे थोड़ा भिन्न होता है, उनसे अलग होता है। वे आधुनिक बौद्धिकता की कविता तो है पर पूरी तरह आधुनिकतावादी कविता नहीं है। देखिए, आधुनिकता और आधुनिकतावाद में एक अंतर है। तो वो आधुनिक तो है, उसमें एक बौद्धिक
यानी आधुनिक बौद्धिकता का तो आग्रह है, पर आधुनिकतावाद की कविता वो नहीं है। इसलिए उसमें आधुनिकतावाद की अनेक प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान भी है। वो उसका विरोध भी करती है, वो उसका के विपक्ष में जाती है। वे यथार्थ का सिर्फ वर्णन नहीं करती, यथार्थ का, उसके सच का अन्वेषण करती है। तो वहां सिर्फ, यानी जैसे हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो मैथिली सेनगुप्त या तमाम कवियों को जिस तरह की तीव्रतात्मकता जिसे कहा गया, तो वहां बहुत वर्णन है। तो उस तरह के वर्णन वहां नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि नई कविता के में भी जो थोड़ी सी वर्णनात्मकता है उससे ये भिन्न होती है। वहां वो यथार्थ का अन्वेषण करता है, वो यथार्थ को का वर्णन नहीं करता। वो हमारी सामाजिक सच्चाइयों का सिर्फ वर्णन नहीं करता, बल्कि उसके अन्वेषण करने की कोशिश करता है, उसको फिरके से जांचने परखने की कोशिश करता है। उसमें वर्णन कम है, दृश्य से उपजी हुई टिप्पणियां अधिक हैं। रेटरिक कम है, यानी वाग्मिता कम है। सोचने के अंदाज में वक्तव्य की जगह विश्लेषणात्मक टिप्पणियां या टीपें ज्यादा हैं। ये देख सकते हैं, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिनमें वर्णन नहीं है, बल्कि वर्णन की जगह वहाँ एक तरह की, कहना चाहिए कि टिप्पणियां हैं, और वो विश्लेषण करती हैं कि कैसा समाज है। बहुत सारी कविताओं, कुछ अवरोध आया था। रघुवीर सहाय में एक साथ दो तरह की शैलीगत प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। एक और सघन गद्यात्मक वाक्य की बनावट, और दूसरी ओर वाक्य की बेहद नाटकी, लयात्मक और कुछ हद तक तुकांत बुनावट, जिसमें द्विवेदी और भारतेंदु युग की वर्णनात्मकता भी है और नाटकीयता भी है। दो तरह की कविताएं आपको याद आएंगी रघुवीर सहाय की, बहुत सारी, जो जैसे मैं अभी बता रहा था, निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे वाली है, या जैसे राष्ट्रगीत में कौन भला वो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण अर्चना गाता है, जैसी बहुत सारी कविताएं जो 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 बहुत नाटकी हैं और तुकांत हैं, और बल्कि छंदबद्ध हैं कहना चाहिए। उसमें एक खास तरह की छंद का और लय का उपयोग रघुवीर सहाय करते हैं। और दूसरी ओर जैसे लोग भूल गए की कविताएं देख सकते हैं, जो बहुत ही गद्यात्मक है, यानी यहाँ तक कि गद्य निबंध की तरह हैं। जैसे रामदास वाली जो कविता है, उसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो बहुत हल्की फुल्की से लगती कविताएं हैं और तुकबंदियां हैं, उसके अंदर अंदर करुणा और आतंक और एक तरह की विडंबना, एक तरह की आयरनी उसमें आप देख सकते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बताइए दिया गया था, उसकी हत्या होगी। ये कम आश्चर्यजनक नहीं होगा। अक्सर हम जब ये पढ़ते हैं तो लगता है कि ये एक खास तरह की लय है, एक खास तरह की तुकबंदी भी है, उसमें एक तरह की तुकांता है, पर ये जरा सा गौर करें कि ये चौपाई है, चौपाई छंद में ये कविता लिखी गई है। 16 मात्रा का जो छंद होता है, उसमें चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। चारों पंक्तियां जो हैं चौपाई के छंद में, फिर वो ब्रेक करते हैं कि उसे बताइए दिया गया था कि उसकी हत्या होगी।
तो ये एक इस तरह के बहुत सारे प्रयोग रघुवीर सहाय के आपको मिलेंगे, जो छंद में भी हैं, जो एक तरह की कॉमेडी में भी हैं, एक तरह का कॉमिक भी है। इवन जो पहला संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में, उसमें है कि कई कविताएं ऐसी हैं, तोता होता जैसी कविता है। पर यहाँ से इस तरह की बहुत सारी कविताओं को याद किया जा सकता है, पर दूसरी तरफ एक जो बहुत ही गद्यात्मक वाक्य रघुवीर सहाय की कविता का होता है, जिसे लोग भूल गए हैं कि अधिकांश कविताएं उसमें एक तरह के ऐसा लगता है जैसे कोई काव्य निबंध लिखा जा रहा है। संग्रह का केंद्र जो है, जो लोग भूल गए हैं का जो केंद्र है, वो सांस्कृतिक परिदृश्य और समाज में पैदा हुई हिंसा की राजनीति है। ये दोनों बातें रघुवीर सहाय के बहुत सारे बात के संग्रहों में एक तरह से हंसो हंसो से ही, लोग भूल गए तो बाद में आया, हंसो हंसो में भी आप देख सकते हैं कि उसमें एक तरह की जो राजनीतिक हिंसा है, एक तरह का जो अन्याय है, जो पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य से भी जो हिंसा पैदा हो रही और राजनीतिक हिंसा जो पैदा हो रही, उसमें कहीं ना कहीं अंतर्निहित है। एक किस्म की सांस्कृतिक राजनीति और राजनीतिक संस्कृति संवेदनात्मक चिंतन की निबंधात्मक कविता शैली में मुखर नाटकीयता की गुंजाइश कुछ कम है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कई बार उद्धृत की जाती है, कला बदल सकती है क्या